Welcome in Mastermind Public School online classes videos, and today's topic is about class 9 science and chapter number 5, that is fundamental unit of life cell, और इसका हम पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं आज। सो प्रीवियस पार्ट्स में हमने देख लिया है सेल के टाइप्स, अकॉर्डिंग टू द सेल ऑर्गेनिज्म के टाइप देखिए, हमने सेल ऑर्गेनेल की बात करी, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस की बात कर चुकी, और सेल ऑर्गेनेल के कुछ पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे पार्ट 3 में, और आज रिमेनिंग जो पार्ट है सेल ऑर्गेनेल की वो हमें आज डिस्कस करना है। So let's continue with the today's video. First topic is today's video is mitochondria. This is another important cell organelle because the cell का जो भी एक्टिविटी है जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, किसी भी तरह का अपन बात करें फंक्शन जो सेल परफॉर्म कर रही है, तो वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन उसका कंप्लीट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ इसके शेप और स्ट्रक्चर की बात करें तो रॉड शेपेड स्ट्रक्चर है, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल, यानी कि सभी यूकैरियोटिक सेल में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कहाँ नहीं मिलेगा? मैमिलियन आरबीसी। जैसे हमने मैमिलियन आरबीसी में कहा था कि गोल्गी बॉडी नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो ऐसे ही यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट हो जाता है। इसके अलावा एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये एब्सेंट हो जाता है। नाउ It was first seen by the Kolliker in the insects muscle cell. तो कीड़ों के यानी इंसेक्ट की जो मसल सेल्स में उन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था बाया कोलिकर। फिर इसके अलावा इट ऑल्सो कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर जो सेल की जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी है वो आपकी यहाँ पर ही प्रोड्यूस होती है एटीपी के फॉर्म में, तो इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल और द स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर की बात करें तो और दूसरे जो हमने अभी सेल ऑर्गेनेल की बात करें हैं, जैसे कि ईआर है, गोल्गी एपिटस और लाइसोसोम है, इन तीनों में ही हमने देखा था कि सिंगल लेयर की मेम्ब्रेन थी, लेकिन न्यूक्लियस में हमने देखा था कि दो अलग अलग मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। तो ऐसे ही न्यूक्लियस की तरह माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या हो जाती है आपकी डबल मेम्ब्रेन, एक हो जाती है इनर मेम्ब्रेन और दूसरी हो जाती है आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन किस तरह से मौजूद होती है? फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म अ स्पेसिफिक चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है, और उन चेम्बर्स को हम क्या बोल देते हैं? क्रिस्टा, और प्लूरल में बोल देते हैं क्रिस्टी। नाउ आउटर मेम्ब्रेन स्पेसिफिक प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है और ये कवर करती है माइटोकॉन्ड्रिया को। आपके बुक में ज़्यादा डिटेल इसमें है नहीं क्लास 9 के लिए, और डायग्राम वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक आपको डायग्राम यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है वो एक बार दिखा देते हैं, तो उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका इनर स्ट्रक्चर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। आप देख सकते हैं एक रॉड या फिर कैप्सूल की तरह ये स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन हो जाती है, ठीक है, और आंतरिक यानी इनर मेम्ब्रेन जो है आप देख सकते हैं कैसे फोल्ड होकर के अंदर छोटे छोटे चेम्बर्स बना रही हैं, और इन्हीं चेम्बर्स को हमने यहाँ पर क्या कहा था? क्रिस्टा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डीएनए मौजूद है जो इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल हो जाता है, ठीक है, और अंदर एक पदार्थ मौजूद है जिसे हमने क्या बोल दिया है? मैटर है, मैट्रिक्स, और इसके खुद के यानी माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के अलग से क्या मौजूद होते हैं? राइबोसोम, सेल के राइबोसोम के अलावा। तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर ये माइटोकॉन्ड्रिया का हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल कह देते हैं। तो इसका ये जो उसका नॉमेनक्लेचर गिवन है, ये दिया गया है, वो किस लिए दिया गया है? बिकॉज इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो सेल में जो भी एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, लिपिड है, प्रोटीन है, इनका मेटाबॉलिज्म के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और उस एनर्जी का जो मॉलिक्यूल है वो एनर्जी का मॉलिक्यूल हो जाता है आपका एटीपी, शॉर्ट में कंप्लीट नाम हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस में हो जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल को डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और सेकेंडली इट इज़ द साइट ऑफ क्रेब साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन। तो एग्जैक्टली जो रेस्पिरेशन आप लोग ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा 7th में थोड़ा सा, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो केमिकल प्रोसेस होता है वो एक तरह का
ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, यानी कि आपका जो सेल के लिए फ्यूल है, जैसे हम बोल देते हैं ग्लूकोज, उस फ्यूल का क्या होता है, बर्निंग यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है, और यही ऑक्सीडेशन उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो यही ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो एक तरह से एक चक्र यानी साइकिल के फॉर्म में होती है, जिसे एक साइंटिस्ट के नाम पर हम यहाँ पर क्रेब्स साइकिल बोल देते हैं। तो क्रेब्स साइकिल जो है अल्टीमेटली कहाँ परफॉर्म होता है, सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड। तो क्रेब्स साइकिल के लिए बहुत सारे एंजाइम्स यानी स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स चाहिए होते हैं, जो कि कहाँ मौजूद होते हैं, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्पिरेशन के कुछ एंजाइम साइटोप्लाज्म में होते हैं, और इसके अलावा कुछ एंजाइम आपके माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेल के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग यूनिट की तरह बिहेव करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल हम जिसका बात करने जा रहे हैं वो है आपका राइबोसोम, जिसको हमने पहले भी आपको बताया था, ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अनदर सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड एज अ राइबोसोम। सो यहाँ पर राइबोसोम का, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। दैट मीन्स प्रोटीन से रिलेटेड जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, जो प्रोटीन का प्रोडक्शन हो रहा है, जो जितने भी टाइप के प्रोटीन सेल में मिले हैं, वो अल्टीमेटली कहाँ हो जाते हैं, राइबोसोम पे। हमने आपको बताया था राइबोसोम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और फॉर्मेशन यानी प्रोडक्शन की बात करें तो जो न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस ही इनके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है, और राइबोसोम पर आगे जाकर के प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। सो ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन, जिनको अपन ने क्या बोल देते हैं, एंजाइम। स्ट्रक्चरल प्रोटीन से यहाँ पर ये मतलब है कि वो प्रोटीन जो कि सेल को बनाने यानी कि फॉर्म करने में मदद करते हैं, और फंक्शनल प्रोटीन से यहाँ ये मतलब हो जाता है कि जो भी सेल के फंक्शन हो जाते हैं, सेल को जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, उनके लिए उसको कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन चाहिए होते हैं, जिनको हम सामान्यतः क्या बोल देते हैं, एंजाइम। तो ये कौन बनाता है, कोडेड बाय द न्यूक्लियर डीएनए। इनको बनाने का जो इन्फॉर्मेशन हो जाता है वो न्यूक्लियस के अंदर हमने जो पढ़ा था क्रोमेटिन, जो कि डीएनए से मिलकर बना होता है, उसमें उनके बनाने की इन्फॉर्मेशन रहती है, और उनको उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आपके राइबोसोम क्या करते हैं, उस कोड के अकॉर्डिंग, डीएनए में एक कोड के फॉर्म में वो सूचना यानी इन्फॉर्मेशन होती है, और सूचना के अकॉर्डिंग ही वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। मेजर फंक्शन आपने डिस्कस कर ही लिया है हम लोगों ने। राइबोसोम्स आर मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और अल्टीमेटली सिंथेसाइज करके किसे ट्रांसफर कर देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो कि उसकी पैकेजिंग करता है और गोल्गी बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर देता है सेल के ऑल अराउंड साइटोप्लाज्म में। तो ये हमने देखा दूसरा आज का सेल ऑर्गेनेल, दैट वाज राइबोसोम। नाउ रिमेनिंग आपको कुछ सेल ऑर्गेनेल एक रह जाता है प्लास्टिड्स, जो हमने बोला था आपका प्रेजेंट होता है केवल और केवल प्लांट सेल में, और एक और रह जाता है सेंट्रियोल, जो हमने बोला था ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, प्लास्टिड्स और सेंट्रियोल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अनदर इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, आपका हो जाता है प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड्स मेनली आपको जो हम बोल रहे हैं कि केवल और केवल ओनली इन प्रेजेंट इन प्लांट सेल, यानी कि प्लांट के सेल में मौजूद हो जाता है। सो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन। तो जैसा हमने कहा था कि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी कैसी डबल मेम्ब्रेन हो जाती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, और ये आपके डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर हो जाते हैं, फाउंड ओनली इन अ प्लांट सेल। डिस्क्वाइड यानी कि आपके कॉइन के जैसे डिस्क के समान हो जाते हैं, चपटे होते हैं, और ओनली प्लांट सेल में आपको देखने को मिलते हैं प्लास्टिड्स। फिर इनके कुछ टाइप्स हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कलर, यानी कि इनमें कलर वाले पिगमेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं, कलर वाले केमिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पिगमेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर ये 3 टाइप्स के हो जाते हैं। एक हो जाता है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि नॉर्मली वाइट कलर के होते हैं, और प्लांट के जो भी अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट्स, तो रूट्स की जो सेल्स होंगी प्लांट की, उसमें आपको इस तरह के प्लास्टिड्स देखने को मिलेंगे। दूसरा हो जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट, सबसे कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा प्लांट सेल में अवेलेबल हो जाता है, ये ग्रीन कलर का हो जाता है, और फाउंड इन एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स यानी कि लीफ है, स्टेम है, जो ब्रांचेस हैं, और ऐसे ही स्ट्रक्चर जो कि नॉर्मली एयर के कांटेक्ट में रहते हैं प्लांट में। तो एयर के कांटेक्ट पर रहने वाले जो भी प्लांट के पार्ट हैं, उनकी जो भी प्लांट सेल होगी उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। लास्टली क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट जो है नॉर्मली रेड और ब्राउन कलर के होते हैं, और ये उन पार्ट्स में होते हैं जहाँ पर अलग ग्रीन और वाइट से जो भी अलग कलर प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे फ्रूट में या फ्लावर में, तो उनके सेल्स में आपको इस तरह के क्रोमोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। नाउ इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, सो इट इज कॉल्ड एज द किचन ऑफ द प्लांट सेल। नॉर्मली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें हम पढ़ते हैं कि प्लांट जो है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ग्लूकोज बनाने का काम करते हैं। तो एक तरह से वो फूड बना रहे हैं, किसके लिए, अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, सेल के। सो इस कारण हम इसे यहाँ पर किचन ऑफ द प्लांट सेल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फूड बन रहा है प्लांट की सेल के लिए। तो ये हो जाते हैं प्लास्टिस्ट के बारे में कुछ फैक्ट। नाउ थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करते हैं। तो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं, ये आपका जो प्लास्टेट है इस तरह के दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आउटर और ये इनर 2 मेम्ब्रेन हो जाती है, और उन मेम्ब्रेन के बीच में एक खाली स्पेस है जिसे हम बोल देते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क के रूप में या फिर कॉइन का जो स्टैक होता है गट्ठे के रूप में यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इनको हम यहाँ पर बोल देते हैं ग्रेना। ठीक है, एक गट्ठे को अपन बोलते हैं ग्रेनम, और प्लूरल में आप बोल देते हैं ग्रेना, और जो खाली जगह आपको अंदर दिख रही है ये हो जाती है स्ट्रोमा। तो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं आपके प्लास्टिक्स के। इनर जो एम्प्टी स्पेस है वो जाता है स्ट्रोमा, और अंदर डिस्क शेप के जो स्ट्रक्चर हो जाते हैं इनको हम बोल देते हैं ग्रेना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है, और दोनों के बीच में खाली स्पेस है, ये हो जाता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो ये था आपका प्लास्टिड। और प्लास्टिड में भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेल्फ का डीएनए और राइबोसोम भी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर आप जो प्लास्टिड है वो अपने स्वयं के लिए भी प्रोटीन बना सकता है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम है और खुद का डीएनए भी होता है, इसलिए जो न्यूक्लियस के अलावा ये सेल्फ एक सेल, छोटी सेल की तरह बिहेव करता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर सेल ऑर्गेनेल जो हमने बात करी थी, वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड रीजन्स इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। तो होता ये है, साइटोप्लाज्म में बहुत बड़े बड़े स्पेसिस टाइप के आप कह सकते हैं, और वो एक मेम्ब्रेन से बाउंड हो जाते हैं, और इसमें वाटर या इसी तरह के और भी डिसॉल्व मटेरियल्स मौजूद या प्रेजेंट हो सकते हैं। सो दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो जैसे अपन ने शुरू में बात करी थी, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सारे कहते थे सिंगल मेम्ब्रेन के थे। वहीं अपन ने देखा था न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और आपका प्लास्टिड, ये आपके डबल मेम्ब्रेन थे। तो सेम वे यहाँ पर आप देख सकते हैं वैक्यूल भी क्या हो जाता है, सिंगल मेम्ब्रेन है। और राइबोसोम जिसकी हमने बात करी थी, राइबोसोम में किसी भी तरह का मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, बात करें एनिमल सेल में, अगर जैसे वैक्यूल है, नॉर्मली एनिमल सेल में बहुत रेयरली देखने को मिलती है, अगर प्रेजेंट होती है तो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज और बहुत संख्या में ज़्यादा हो जाती हैं। देन प्लांट सेल की बात करें तो दे आर सिंगल, एक अकेली होती है और बहुत साइज में लार्ज होती है, और लगभग 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम को वो कवर कर लेती है। तो हम देख सकते हैं वैक्यूल आपकी एनिमल सेल में अगर प्रेजेंट है तो बहुत सारे नंबर्स होंगे और साइज में बहुत छोटे होंगे, और अगर प्लांट सेल में वो मौजूद है तो साइज में बहुत बड़ा होगा और सिंगल होगा, और सेल के मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर लेगा या कवर कर लेगा। नाउ मेन फंक्शन आपका हो जाता है वैक्यूल का, जैसा कि मैंने बताया इसमें वाटर होता है और बहुत सारे डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। तो सेल का एक स्पेसिफिक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो उस ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने के लिए वैक्यूल हेल्प करती है कि अगर वाटर की कमी हो जाती है सेल में तो वैक्यूल से वाटर निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और अगर वाटर का एक्सेस हो जाता है साइटोप्लाज्म में तो वाटर वहाँ से ट्रांसफर होकर के आपका वैक्यूल में टेम्परेरी स्टोर हो जाता है। इस तरह से वैक्यूल जो है वाटर का एक्सचेंज करके सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का फंक्शन परफॉर्म करती है। और कुछ टॉक्सिक मटेरियल यानी कि सेल की जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं उनसे जो भी ऐसे मटेरियल फॉर्म हो रहे हैं जो सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको हार्म कर सकते हैं, तो ऐसे टॉक्सिक मटेरियल को भी वैक्यूल स्टोर करके अपने अंदर रखती है, और धीरे धीरे उसका डिटॉक्सिफिकेशन सेल के अदर ऑर्गेनेल, जैसे कि हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म में कुछ केमिकल्स होते हैं जो सेल का डिटॉक्सिफिकेशन कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहते हैं। तो ये था एक और सेल ऑर्गेनेल वैक्यूल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका हो जाता है, इसमें आपका एक और सेल ऑर्गेनेल जो हमने बात करी थी लेकिन बुक में गिवन नहीं है, वो था आपका सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल के बारे में तो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ।
और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन जो आपके इसमें दिया हुआ है, और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। नाउ एक और सेल ऑर्गेनेल है, आपके बुक में गिवन नहीं है, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल या इसको आप कह सकते हैं सेंट्रोसोम, ये 2 यूनिट से मिलकर के बना होता है, और इन 2 इंडिविजुअल यूनिट को ही हम सेंट्रियोल कह देते हैं। इसमें डिवाइड होकर कर अपने जैसी एक और कॉपी बनाने का भी कैपेसिटी होता है, और ये ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। जैसे हमने बोला था कि प्लास्टिड आपका प्लांट सेल में है, तो सेंट्रियोल आपका केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। कंपोज्ड ऑफ 2 यूनिट मेड अप ऑफ प्रोटीन, फाइबर्स एंड ट्यूब्यूल्स। प्रोटीन के माइक्रो फाइबर्स और माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनसे मिलकर के ये बना होता है, जो कि एक स्पेसिफिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। उसको हम यहाँ बोल देते हैं 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है। नाउ फंक्शन, मेजर फंक्शन है इसका टू फॉर्म एंड अटैचेस स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हम अभी इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो सेल डिवीजन की जो प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जब सेल के जो क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस में हमने बताया था कि क्रोमेटिन होता है, वो आगे जाकर के क्रोमोसोम बनाता है। जब सेल डिवाइड होती है तो क्रोमोसोम को अलग करने के लिए एक तरह के फाइबर बनते हैं जो उनको पुल करते हैं, और उन्हीं फाइबर को फॉर्म करके और अटैच करने का जो फंक्शन होता है वो आपका सेंट्रियोल परफॉर्म करता है। सो ये था थोड़ा सा डिस्कशन अबाउट द सेंट्रियोल। ऑल्दो ये आपके बुक में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेल ऑर्गेनेल है तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी आपको इसकी हायर क्लासेस में मिलेगी। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेल डिवीजन प्रोसेस। नाउ सेल डिवीजन एक छोटा सा टॉपिक आपके बुक में है, पेज नंबर 65 पे लास्ट में है। तो सेल डिवीजन क्या हो जाता है कि जब भी न्यू सेल फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म, तो क्यों होती है वो न्यू सेल फॉर्म, या तो वो किसी ओल्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए फॉर्म होती है, या वो डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए होती है, या फिर इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए होती है। और कई बार जो ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है तो उस केस में भी क्या हो जाता है, सेल की नंबर और साइज में नंबर और साइज उनका इंक्रीज होता है। तो नंबर और साइज इंक्रीज करने के लिए उसमें क्या हो जाता है, सेल डिवीजन। और साथ ही साथ में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है ऑर्गेनिज्म में, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए भी स्पेसिफिक टाइप के सेल्स बनने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गैमीट। जिसके बारे में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो इन गैमीट को बनाने के लिए भी सेल को क्या करना पड़ता है, डिवाइड, यानी कि अपनी जैसी और कॉपीज बनानी होती हैं। सो द प्रोसेस बाय विच द न्यू सेल आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। यानी कि वो डिटेल्ड प्रोसेस जिसमें कि सेल डिवाइड होकर कर अपने ही जैसी और कॉपीज बनाती हैं, वो प्रोसेस क्या हो जाता है, सेल डिवीजन। जो मेजरली 2 टाइप्स का हो जाता है, तो वो टाइप्स को अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। सो यूजुअली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सेल डिवीजन है ये आपका 2 टाइप्स का हो जाता है। पहला हो जाता है आपका माइटोसिस और दूसरा हो जाता है मियोसिस। तो एक एक करके दोनों सेल डिवीजन के टाइप के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ यहाँ पर। सो द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड एज अ माइटोसिस। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हम बात कर रहे हैं उनमें जितने भी टाइप के सेल मौजूद हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जब भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है या उसमें ऐसी रिपेयर वाला काम होता है, तो उस केस में उसमें कौन सा सेल डिवीजन हो जाता है, आपका माइटोसिस। और इसे आप कह सकते हैं एक तरह का कैसा इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल से यहाँ ये मतलब है कि यहाँ पर जो मदर सेल में क्या रहता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो, और डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो दोनों हमेशा सेम रहते हैं। इसलिए बोल रहे हैं सेम रहते हैं, या अपन कह सकते हैं इक्वल रहते हैं। यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो चेंज नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। और ये मेनली कहाँ होता है, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर वाले केस में। यानी कि जब भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी तरह की ग्रोथ हो रही है, किसी तरह का रिपेयर का काम हो रहा है, तो उसमें सेल कौन सा डिवीजन होगा, आपका माइटोसिस। और इस केस में आप देखेंगे जो मदर सेल रहती है, पहले उसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस डिवाइड हो जाने के बाद उसका फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, और मदर सेल के जैसे 2 आइडेंटिकल आपकी डॉटर सेल बन जाती है। और मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ इक्वेशनल डिवीजन। नाउ डिस्कस अबाउट द मियोसिस। तो मियोसिस नॉर्मली कहाँ होता है, जब भी हम बोल रहे हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल बनती है जिनको हम बोलते हैं गैमीट्स,
और गैमीट बनने के दौरान जो डिवीजन हो जाता है वो मोस्टली आपका मियोसिस हो जाता है। और उन ऑर्गेनिज्म में गैमीट बनने के दौरान मियोसिस होता है जो कि नॉर्मली कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि उनमें क्रोमोसोम के 2 जोड़े मौजूद होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कि क्रोमोसोम के केवल एक ही जोड़ा मौजूद होता है, सिंगल पेयर, तो उनमें आपका जो गैमीट बनते समय आपका माइटोसिस ही होगा, मियोसिस नहीं होगा। लेकिन हम जैसा कि जानते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, क्रोमोसोम के 2 जोड़े पाए जाते हैं, यानी कि वो कैसे हो जाते हैं, डिप्लॉयड, जिसको हम यहाँ पर 2n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने होंगे, डॉटर सेल में उससे जस्ट हाफ रह जाएंगे। तो एक तरह से अपन देख सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, यानी कि रिड्यूस हो रहे हैं, इसलिए हम इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कह देते हैं। तो माइटोसिस को हमने कहा इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि मदर सेल और डॉटर सेल दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल थे। और यहाँ पर हम मियोसिस को कह रहे हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि मदर सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे उसके जस्ट आधे आपके क्रोमोसोम डॉटर सेल में आ जाते हैं। और जो मियोसिस है वो 2 स्टेज में परफॉर्म होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो जस्ट हाफ हो जाते हैं। और मियोसिस 2 एक तरह से वो माइटोसिस का ही फॉर्म होता है, जिसमें कि n से n यानी कि हैप्लॉइड यानी कि सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम से सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल ही बनती हैं। और आप देख सकते हैं माइटोसिस में केवल 2 डॉटर सेल बन रही हैं और मियोसिस में आपके 4 डॉटर सेल बन रही हैं। ठीक है, तो एक तरह से यार डिफरेंस भी अपन देख सकते हैं कि मियोसिस और माइटोसिस में किस तरह का डिफरेंस आपका हो जाता है। नाउ न्यू सेल ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ द क्रोम इन केस ऑफ मियोसिस, और माइटोसिस में आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहते हैं, जितने मदर सेल में उतने डॉटर सेल में। और मियोसिस में जितने क्रोमोसोम मदर सेल में उसके जस्ट हाफ आपके कहाँ मिलेंगे, आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ मिलेंगे, आपके डॉटर सेल। तो ये था कुछ नॉलेज आपके सेल डिवीजन के बारे में। इससे रिलेटेड आपके डायग्राम पेज नंबर 66 पर है, डायग्राम नंबर 5.7 और 5.8 पेज नंबर आपके 66 पे है। तो वीडियो देखने के दौरान आप चाहें तो वो डायग्राम को एक बार रेफर कर सकते हैं। नाउ लास्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हो जाता है आपका डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो अभी हम जो है ज़्यादा करके जो भी आपके सेल ऑर्गेनेल थे उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल कैसा होता है, उसका फैक्ट क्या है, उसके फंक्शन क्या है और वो यूजुअली सेल में क्या रोल प्ले करता है। तो इस बेस पे अपन प्लांट और एनिमल सेल को डिवाइड करना या डिफरेंशिएट करना आपका इजी हो जाता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो प्लांट सेल और एनिमल सेल जो मेजर अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहला हो जाता है कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जब हमने प्लास्टिड की बात करी थी तो प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट मेनली आपके प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। ठीक है, हैव सेल वॉल टू मेंटेन स्ट्रक्चरल डिग्निटी। जब सेल वॉल के बारे में आपको बताया था, हमने कहा था कि प्लांट सेल में रिजिड यानी कि स्ट्रॉन्ग या अपन कह सकते हैं हार्ड सेल वॉल मौजूद होती है, जो कि उसकी शेप और साइज को बनाए रखती है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बनाए रखती है। फिर एनिमल सेल में जैसा कि हमने कहा था कोई सेल वॉल नहीं होती है। नाउ दे डू नॉट कंटेन लाइसोसोम। तो जब लाइसोसोम आपको बता रहे हैं तब हमने कहा था कि जो प्लांट सेल होती है उसमें लाइसोसोम आपके एब्सेंट हो जाता है और एनिमल सेल में आपका लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा कंटेन सीलिया एंड फ्लैजिला। ये एक तरह से सेल को मूवमेंट कराने के लिए जो स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनेल होते हैं ये आपके एनिमल सेल में देखने को मिलते हैं। सीलिया और फ्लैजिला ये आप हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नाउ सेल आर स्क्वायर रिजिड एंड जियोमेट्रिक शेप। तो हमको मालूम है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है तो सेल अपने शेप को स्पेसिफिकली मेंटेन कर सकती है। तो यहाँ पर आप मोस्टली जो प्लांट सेल है वो स्पेसिफिक शेप साइज के आपको मिलते हैं जो मेनली जियोमेट्रिक शेप हो जाते हैं, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, ऐसे पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे आपके शेप को मिलेंगे। नाउ एनिमल सेल के केस में हमने कहा कि सेल वॉल एब्सेंट है तो सेल आर फ्लूइड हो जाती है एंड फ्लेक्सिबल होती है और मेनी शेप यानी कि कोई स्पेसिफिक शेप का नहीं होता, वो इरेगुलर शेप मेंटेन करती रहती है कौन, एनिमल सेल।
नाउ लिमिटेड मूवमेंट, जैसा कि मालूम है कि सेल वॉल रिजिड हो जाती है, तो उस बेसिस पे आपका जो सेल वॉल के कारण जो प्लांट सेल है उसमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। वहीं हम कह रहे हैं कि प्लांट एनिमल सेल में सीलिया फ्लैजिला भी है और वो फ्लेक्सिबल और फ्लूइड भी हो जाती है, तो सेल कैन मूव अराउंड, यानी कि ज़्यादा मोबिलिटी कौन से टाइप के सेल में देखने को मिलती है, एनिमल सेल में। लास्टली हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। वैक्यूल अभी हमने पढ़ा था, जिसमें डिस्कस किया था कि अगर प्लांट सेल में वैक्यूल होगी तो वो एक सिंगल होगी, साइज में बहुत बड़ी होगी और सेल की मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑलमोस्ट 90% को कवर करेगी। वहीं दूसरी बात है एनिमल सेल में हैज स्मॉल वैक्यूल, कि अगर एनिमल सेल में वैक्यूल मौजूद होती है तो वो साइज में बहुत छोटी रहती है और नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं और साइटोप्लाज्म में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। प्लांट सेल में वो सिंगल होती है, लार्ज साइज की होती है और सेल के बहुत ज़्यादा वॉल्यूम को कंटेन कर लेती है। तो ये हमने सेल के टाइप के अकॉर्डिंग और सेल के ऑर्गेनेल के प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस को डिस्कस किया। सो नाउ ये आपका चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 का जो है ये कंप्लीटेड होता है। इससे रिलेटेड आपके जो भी नोट्स है वो आपको एक ग्रुप में डाल दिए जाएंगे जब इन वीडियोस की लिंक आपको मिलेगी। तो पहले एक बार ये वीडियोस को अच्छे से देखें, उसके बाद उन नोट्स को रेफर करें और उसके बाद आपके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको करने का कोशिश करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टडी वेल।